मैं आपको इस वीडियो में एनिमल किंगडम क्लास 11th एनसीईआरटी ही कंटिन्यू पढ़ाऊंगी। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। तो इसमें हम फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम एक एक फाइलम्स को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। तो पोरीफेरस जो होते हैं उनका कॉमन नेम स्पॉन्जेस होता है, उनका हैबिटेट मरीन होता है, यानी वो कहाँ रहते हैं, तो मरीन हैबिटेट होता है उनका। और उनकी जो सिमेट्री होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। और ये सारे टर्म्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत ही क्लियरली बताया हुआ है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप जाके देखिए, चेकआउट कीजिए उसको, उससे भी समझिए तो आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगी, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे टर्म्स में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हालांकि ये मल्टी सेलर भी होते हैं, लेकिन जो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलर होता है, मतलब सिंगल सेल्स ही होते हैं ये। डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ये जो मैंने लिखा है ये तो मैं अभी रीड करूँगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एक छोटा सा बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके लिए ये है हमारा कि इनकी ऐसे स्पॉन्जेस किस तरीके से बॉडी होती है सपोज, तो उनमें ये छोटे छोटे, मतलब ऐसी नहीं होती है, वो ड्राइंग में थोड़ा सा है, लेकिन आप देखिए ना, इसमें छोटे छोटे जो पोर्स दिख रहे हैं, मिनट पोर्स दिख रहे हैं, इन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। तो ये जो ऑस्टिया होते हैं, इनसे ये पोल्यूटेड वाटर लेते हैं, और उसके बाद ये जो इनका जो कॉलर एरिया होता है, जिसे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, वहाँ से ये प्योर वाटर निकालते हैं, प्योर वाटर। तो ये एक तरीके से वाटर प्योरिफिकेशन का भी काम कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये हमारी एनसीईआरटी में इतना नहीं डीप दिया है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये इस तरीके से इनका फंक्शन होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी फंक्शन पता होता है ना, तो आपको वो चीज़ समझने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और फिर आपको मज़ा आता है बायोलॉजी पढ़ने में, अदरवाइज़ वो एक बोरिंग सी चीज़ हो जाती है। तो वही है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। यहाँ पर क्या लिखा है मैं वो भी पढ़ के आपको बता देती हूँ। दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम। सो दे हैव ऑस्टिया थ्रू विच वाटर एंटर्स फ्रॉम मिनट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील। यानी ये जो सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्जोसील, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी, फ्रॉम विच इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम देखिए वर्ड आया ना, तो ये ऑस्क्यूलम जो होता है इनके कॉलर साइड पे होता है, जिससे ये इनकी जो सेंट्रल कैविटी होती है उसमें ये ऑस्टिया से पोल्यूटेड वाटर लेते हैं, उसके बाद एक्सचेंज करके वो प्योर वाटर ऑस्क्यूलम से एक्सक्रीट कर देते हैं। सो एक तरीके का वाटर प्योरिफिकेशन का ही काम हो गया। दे हैव एन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दिस हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंसेस आपको ज़रूर दूंगी, इस वीडियो के नहीं, इस पूरा चैप्टर का जब एंड होगा तब। लेकिन मैं अभी आपको बेसिक नॉलेज दे देती हूँ कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, इंट्रासेलुलर मतलब होता है विद इन सेल, यानी सेल के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है, जो डाइजेशन सेल परफॉर्म कर रहा है, वो हमारा हो जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसी का अपोजिट होता है, और वाइस वर्सा हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब आउटसाइड द सेल, यानी जो सेल के अंदर ना हो रहा डाइजेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल होता है ह्यूमंस। हम ह्यूमंस में भी यस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे होता है ये, तो देखिए हम ह्यूमंस में क्या होता है कि हम ह्यूमंस में स्टमक होता है, एलिमेंट्री किनाल होता है। अब इससे हमारे जो फूड है वो स्टमक में आता है। फिर वो क्या होता है कि स्टमक के अंदर एक कैविटी होती है, यानी जो स्पेस है उसी को हम कैविटी कहते हैं। ठीक है, कोई भी स्पेस हो उसको हम कैविटी कह देते हैं। तो जो हमारा डाइजेशन होता है वो उस स्पेस के अंदर होता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि खाना जो है वो हमारा जो फूड पार्टिकल्स है वो एक एक सेल के अंदर जा रहा है और फिर एक एक सेल मिल करके उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। वो कैविटी के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए हम उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और इंट्रासेलुलर में क्या हो जाएगा, वो सेल के अंदर होगा। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर स्पॉन्जेस हमारे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, तो उनके अंदर, हालांकि स्पॉन्जोसील एक कैविटी तो होती है प्रेजेंट, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक स्पेस तो होता है, लेकिन डाइजेशन वहाँ नहीं होता है स्टूडेंट्स, डाइजेशन होता है सेल्स में। तो इसीलिए ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो करते हैं, एंड दिस हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो इनका रेस्पिरेशन वाला वर्क भी इसी के थ्रू हो जा रहा है, यानी कि इनका जो गैसेस एक्सचेंज है और जो वेस्ट का रिमूवल है, तो वो भी सारा प्रोसेस इसी के थ्रू हो जा रहा है। तो ये बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिस्टम होता है इनका। रेस्पिरेटरी
सिस्टम की हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करता है, तो सेम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी काम करेगा क्योंकि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प कर रहा है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होता है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। तो नोटोकॉर्ड ये क्या, इनमें नोटोकॉर्ड होता है? तो नोटोकॉर्ड नहीं होता है इनमें, तो ये नॉन कॉर्डेट्स में आ जाएंगे। पैरा से इकिनोडर्म्स तक सारे नॉन कॉर्डेट्स में आएंगे, तो ये नॉन कॉर्डेट्स ही होगा। तो बहुत ही ईजी हो जाता है ना जब हम पहले ही एग्जाम्पल्स थोड़े से देख लेते हैं, तो इसमें क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा तो ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा ईजी लगती जाती हैं। अब इनमें क्या होता है कि अब सपो एक्चुअली नोटोकॉर्ड का काम क्या होता है? बॉडी को सपोर्ट करना। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही है ताकि बॉडी सपोर्ट में रहे, शेप में रहे। तो इनमें क्या होता है? इनमें होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स, जिसे हम स्पिक्यूल्स भी कहते हैं। तो यही बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इनकी बॉडी के आउटर सरफेस पे इरेग्युलरली, जैसे कि ये है तो इरेग्युलरली मतलब ऐसा रेगुलरली पूरा नहीं, हर जगह इक्वली प्लेस नहीं होता, इरेग्युलरली यानी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी प्लेसेस पे इनके स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, और जिसको हम स्पिक्यूल्स भी कहते हैं, और वो रिजिड होते हैं यानी थोड़े से हार्ड होते हैं, तो सपोर्ट करते हैं बॉडी को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सेक्सुअल बिहेवियर की बात कर देते हैं। तो सेक्सुअल बिहेवियर में इनके सेक्सेस दे आर नॉट सेपरेट नहीं हो सकते, हेंस दे आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं? जिनमें बोथ द सेक्सेस आर इन द सेम बॉडी। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम बॉडी, दे ऑल्सो डू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और यानी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कुछ टर्म्स फिर से ऐसे आ गए जो आपको कंफ्यूज बहुत करने वाले हैं। बायोलॉजी की स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, 11th क्लास में हैं अभी, ऐसे सारे बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं जो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। तो इन टर्म्स को बहुत ही अच्छे से पहले ही समझ लीजिए, ताकि बाद में आप जब और डीप जाते जाएं तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना आए। जितना आप अच्छे से डीपली पढ़ते रहेंगे उतना ही आपको आपकी छोटी छोटी डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है बायोलॉजी पढ़ने में। तो सबसे पहले है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, तो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और मैं आपको साथ साथ ये भी बताने वाली हूँ कि डेवलपमेंट में भी आपको इस वर्ड को फेस करना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। ये टर्म्स भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात बता देती हूँ आपको कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन मतलब होता है कि जब दो गैमेट्स मेट करते हैं, मेल एंड फीमेल, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है जिससे न्यू इंडिविजुअल बनता है। सिंपल सी बात हो गई। तो अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है वो विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल हो रहा है, और एक्सटर्नल में वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, यानी बॉडी के बाहर हो रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका है फ्रॉग। तो फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन भी बाहर होता है, और डेवलपमेंट भी उनका बाहर होता है, आउटसाइड इन्वायरमेंट में होता है, वाटर में होता है। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है? तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ये होता है कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल बॉर्न हुआ, तो अभी जो इंडिविजुअल बॉर्न हो रहा है वो कैसा दिखता है, कि मतलब वो डायरेक्टली एडल्ट की तरह ही है, या फिर वो उनसे डिफरेंट दिख रहा है। तो जैसे कि ह्यूमंस में होता है कि 9 मंथ्स के बाद जब बेबी आता है तो वो बिल्कुल एडल्ट की तरह दिखता है, उसके भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आँख होती हैं, 2 कान होते हैं, और मतलब इस तरीके से उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है। और बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में भी ऐसा होता है, एग से हैच हो रहा है वो, और जो बेबी है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही दिखता है। लेकिन अगर होता है कि फ्रॉग में जब इंडिविजुअल फॉर्म होता है तो पहले वो लार्वा स्टेज पे होता है, मतलब वो एडल्ट की तरह नहीं बना है, अभी भी पूरा डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ है। हालांकि वो बॉर्न हो चुका है मगर वो अभी भी डेवलपमेंट फुल नहीं हुआ है, मतलब उसका डेवलपमेंट अभी भी। और डायरेक्ट डेवलपमेंट मैमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है। और ये होता क्यों है, छोटी सी एक नॉलेज और ले लीजिए कि ये होता क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ अलग डेवलपमेंट शो कर रहे हैं, कुछ सेम नहीं दिख रहे हैं एडल्ट की तरह, कुछ एडल्ट की तरह दिख रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का फूड रिक्वायरमेंट अलग होता है, वो जहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भी अलग होता है, तो उसकी वजह से उनका जो डेवलपमेंट स्टेज होता है वो अलग हो जाता है।
मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डेवलपमेंट जो होता है, हम किसकी बात कर रहे थे, पोरीफेरा की। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट्स। मॉर्फोलॉजिकली मतलब होता है बाहरी रूप से, जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एनाटॉमी पता है आपको, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी जब हम करते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहरी रूप से वो एडल्ट से अलग होता है, इसीलिए हम इसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि इनमें लार्वल स्टेज आ जाता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसका, साइकून है, स्पॉन्जिला है एंड ईओस्पॉन्जिया है। तो इनके जो अनदर कॉमन नेम्स भी हैं वो भी दिए गए हैं, जैसे साइकून का स्काइफा है, स्पॉन्जिला का फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ईओस्पॉन्जिया का बाथ स्पॉन्ज है। तो एग्जाम्पल्स दिए गए, यहाँ पे डायग्राम्स भी हैं उनके। तो बेसिकली एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स देखिए इसमें कितने इजीली आप याद कर सकते हैं। जैसे कि सब कुछ एस से स्टार्ट हो रहा है ना, सब में स्पॉन्जिया वर्ड यूज ही हो रहा है, तो बहुत इजी है, क्योंकि पोरीफेरा के एग्जाम, पोरीफेरा को कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है, आपको ये तो याद रहने ही वाला है। तो आप साइकून है तो स्काइफा भी इजीली याद हो सकता है ना। और स्पेलिंग्स भी देखिए कितनी मैच कर रही हैं, स्पॉन्जिला ये तो बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा। तो स्पॉन्जिला होते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और ईओस्पॉन्जिया होते हैं बाथ स्पॉन्ज। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स भी लर्न कर लीजिए, बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा। तो हमने पोरीफेरा काफ़ी कुछ पढ़ा, बहुत सारी क्लासिफिकेशंस पढ़ी, और हमने पढ़ा फाइलम का पोरीफेरा पढ़ लिया। नेक्स्ट हम सीलेंटेरेटा पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो भी पूछिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।